आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ न्यूज रिव्यूज। मैं दलजीत कौर वजीर हाजिर हूँ अपने शो चिट चैट विद दलजीत वजीर में। व्यूअर्स, आज मेरे साथ शो में मौजूद हैं वीरेंद्र सिंह सोनू जी, स्पोक्स पर्सन एंड यूथ इंचार्ज जम्मू प्रोविंस पीडीपी। सोनू जी, यू आर वेरी मच वेलकम इन आवर शो। थैंक यू जी, शुक्रिया। आपने पीडीपी कब ज्वाइन की और कैसे आप इस पोजीशन पर पहुंचे? पीडीपी में वर्क करना इजी है या टफ? देखिए, मैंने पीडीपी 99 एंडिंग में ज्वाइन की थी। पीडीपी 28 जुलाई 99 को बनी थी, तो मैंने बनने के कोई 2 महीने बाद इस पार्टी को ज्वाइन किया था। तब आप हैरान होंगे कि मैं प्लस 2 में पढ़ता था। मैं प्लस 2 पास भी नहीं था, शायद प्लस 2 में मेरी एडमिशन से प्लस 2 में ही था। तो तब मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया था। आज तो इसको 20-21 साल हो चुके हैं। तो जो जहां तक तलक है पीडीपी में काम करने का, तो मैं आपसे कहता हूं कि ये आम लोगों की पार्टी है। पीडीपी में हमने मुफ्ती साहब की क़यादत में काम किया। मुफ्ती साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे नहीं लगता कि मुफ्ती साहब के कद का नेता आज भी कहीं हिंदुस्तान में है। तो मुफ्ती साहब की क़यादत में हमें बहुत कुछ सीखा। और उसके बाद मैडम महबूबा जी के साथ काम किया। तो जहां तक बात पीडीपी में काम करनी, मैं कहता हूँ सबसे आसान काम करना पीडीपी में है, और सबसे मतलब आसान अप्रोच लीडरशिप तक वो पीडीपी में है कि आम आदमी जो भी है वो भी लीडर से बात करता है। सो ये 20-21 साल की मेहनत है। मैंने पार्टी जब ज्वाइन की तो मैंने आपको पहले ही बताया, मैं स्कूल का स्टूडेंट था। उसके बाद मैं कॉलेज में गया। कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पार्टी पार्ट टाइम से छोड़ के फिर मैंने फुल पॉलिटिक्स में रहा। तो मैंने बहुत सारे ओहदों पे इस पार्टी में काम किए। मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट यूथ से शुरू हुआ था। 5 साल में ब्लॉक प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद मैं 3 साल डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी रहा। 5 साल में जम्मू अर्बन का यूथ का प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद 2018 में मैं यूथ इंचार्ज मुझे बनाया गया, जब महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थे। तो तभी मुझे यूथ जम्मू प्रॉमिस इंचार्ज बनाया गया। तो आज एक बार दोबारा पार्टी ने पिछले महीने ही दोबारा मुझे इस ओहदे पर दोबारा बिठाया है। तो मैं आपसे क्या, जैसे कि आपने पूछा, तो पीडीपी में काम करना बहुत ज्यादा आसान है। और मुझे फक्र है कि ऐसी लीडरशिप के साथ काम करते हैं कि जो वर्कर की हर बात सुनती है, और मेरे जैसे आदमी को भी पास बिठा के, मतलब मैं उनसे उम्र में बहुत ज्यादा छोटा हूँ, और बात पूछी जाती है और मन की बात भी पूछते हैं कि किस तरह से इस पार्टी को चलाना चाहिए। तो मेरी नजर में पीडीपी में काम करना बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से ज्यादा आसान है। ओके सर। सर, जब भी पीडीपी की सरकार रही तो अक्सर जम्मू के लोगों को ना खुश देखा गया, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसे है कि पीडीपी की सरकार 2002 में बनी। आपको याद होगा कि हमारे 16 एमएलए कश्मीर से जीत के आए। पीडीपी के पास सिर्फ 16 ही एमएलए थे, और 16 के 16 कश्मीर से जीते थे। जम्मू से हमारा कोई एमएलए नहीं जीता। और कांग्रेस के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ये सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद आप कहते हैं जम्मू की बात, तो जम्मू की अनदेखी तो कभी हुई नहीं। 16 एमएलए कश्मीर से बने, एक राज्यसभा की सीट पीडीपी को मिली, तो वो उस राज्यसभा में सरदार त्रिलोक सिंह बाजवा को भेजा गया, जो कि जम्मू का रहने वाला, जम्मू के बॉर्डर इलाके को रिप्रेजेंट करते। 16 एमएलए हमारे कश्मीर से बने, लेकिन एमएलए नॉमिनेट मैडम शांति देवी को किया गया, जो जम्मू से थी। इसी तरह वेद महाजन साहब को एमएलसी बनाया गया। 16 एमएलए कश्मीर से थे, लेकिन वेद महाजन साहब एमएलसी बने। इसी तरह मास्टर तसद्दुक जी बने, यशपाल शर्मा जी बने, युवराज विक्रमादित्य जी बने। तो ऐसी बात हमें तो कभी नजर ही नहीं आई कि जम्मू की अनदेखी की गई है। जम्मू को तो ड्यू शेयर उन्होंने दिया, और हर बार दिया। ये नहीं कि एक बार सरकार के पास दिया, हर बार दिया। और जम्मू की आवाज जो थी वो पीडीपी में गूंजती रही पहले भी, और आज भी जम्मू की आवाज वहां खुल के बात करती है। जी सर, पीडीपी को मुस्लिम्स की पार्टी और पाकिस्तानी स्पोर्टिंग पार्टी कहते हैं। इससे आप कितनी सहमति रखते हैं और क्यों? देखिए, ऐसे है कि ये एक प्रोपोगंडा है। जब किसी के खिलाफ कोई बात ना हो तो बीजेपी के पास एक स्टैंप है, वो जिसको मर्जी पाकिस्तानी कह देती है। मुझे बताइए, हम कहते क्या हैं? हमारी पार्टी का मंसूर क्या, मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 99 में कहती थी, ग्रेनेड से नहीं गोली से बात बनेगी बोली से। हमारा ये कहना है कि जो जम्मू कश्मीर के आज हालात हैं, आपका पाकिस्तान के साथ झगड़ा है। आप पाकिस्तान से बात कीजिए। हमारा एक बहुत बड़ा बॉर्डर जो है वो कठुआ से लेके कुपवाड़ा तक, कठुआ से लेके पुंछ तक, बहुत सारा हमारे लोग जो हैं वो बॉर्डर पे रहते हैं। जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति होती है, जब बॉर्डर पे गोलाबारी होती है, तो सबसे बड़ा नुकसान जम्मू के लोगों का होता है। आप देखिए, हमारे भी रिश्तेदार हैं, वो मड़ के गांव में रहते हैं, मतलब बॉर्डर के एक्सट्रीम बॉर्डर पे गांव है। जब कभी हालात खराब होते हैं, तो जब वहां से गोला आता है पाकिस्तान से, तो जब वो इंडिया के उन गांव में पड़ता है, वो ये नहीं देखता जो मुस्लिम का घर है, या सरदार का घर है, या हिंदू का घर है।
उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। हम ये कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान से बात करके, आज भी तो पाकिस्तान के साथ आपने बात करके सीज फायर किया है, वो भी तो किसी ने बात की है ना, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे हुई है, चाहे वो ऑफिसर लेवल पे हुई है। तो अगर वो करें तो ठीक। अगर पीडीपी ये बात कहती है भी पाकिस्तान के साथ बात करके अगर बॉर्डर शांत रहता है, बॉर्डर के लोगों को अपने घर में महफूज रहते हैं, तो उसमें परेशानी क्या है? वो एक बात है ना, वो कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता, हम आप भी बड़े तो हो जाते हैं बदनाम। अगर भारतीय जनता पार्टी बातचीत करती है, आज पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं, वो ठीक। अगर महबूबा जी कहती है जो हम कहते हैं भी बॉर्डर शांत हो जाना चाहिए, बॉर्डर शांत होने से हमारे लोगों की जिंदगी बच जाएगी, तो उसमें जो पीडीपी, इनको पीडीपी का पाकिस्तान प्रेम नजर आता है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक सीज फायर चल रहा है, आज मुझे बताइए, आज जो पाकिस्तान से बात करके सीज फायर किया है, तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट का किसके साथ प्रेम है? पाकिस्तान के साथ प्रेम है या अपने लोगों के साथ प्रेम है? तो मैं कहता हूं उनका अपने लोगों के साथ प्रेम है। इसी तरह से पीडीपी का अपने लोगों के साथ प्रेम है, हमने पाकिस्तान से कुछ नहीं लेना देना। जी सर। सर, पीडीपी ने जम्मू की फीमेल्स का हक खत्म किया था, क्या ये सही है? स्टेट सब्जेक्ट वैलिड फॉर टिल मैरिज, और पाकिस्तान यहाँ पीडीपी के मेल्स यहाँ राइट्स पा रहे थे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे है कि ये भी मैं कहता हूँ एक मिस इन्फॉर्मेशन। देखिए, जब जो पहले ला थे, जो स्टेट सब्जेक्ट ला था, वो महाराजा हरि सिंह जी ने लाया था, उसमें पीडीपी का कोई रोल ही नहीं था। वो 1947 से पहले वो लॉ बन चुका था। जो आपने अभी बात की है पीओ के रिफ्यूजीज की, मैं खुद पीओ के मैं खुद भी, मेरे दादा भी पीओके से आए थे, मैं खुद भी रिफ्यूजी हूँ पीओके से। मैं आपसे मैं कहता हूँ कि ये एक मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन एक चली है। पीडीपी का तो कोई लेना देना था नहीं ना, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट लॉ भी पहले था, 35 भी उससे पहले बनी थी, 370 भी उसके पहले था, पीडीपी तो 99 में आई। हमने किसी, मैं कहता हूँ ये पीडीपी की एक देन थी। जब मैडम महबूबा मुफ्ती जी चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक ऑर्डर लाया था कि कोई भी लेडी, अगर उस लेडी के नाम पे, अगर फीमेल के नाम पे कोई जमीन की रजिस्ट्री होगी, तो उसको सरकारी फीस माफ की गई थी। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम था। एक ऐसा रेवोल्यूशन लाया था कि जम्मू कश्मीर में औरतों के हक की बात करते हैं, औरतों को हक दिया ही पीडीपी ने था। मैडम महबूबा जी ने एज चीफ मिनिस्टर ये बात कही थी कि अगर कोई भी लड़की, कोई भी लेडी अपनी प्रॉपर्टी जब कोई खरीदेगी, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगता था, उस टैक्स की माफी की गई थी। ये तो एक बहुत बड़ा कदम था जो कि जम्मू कश्मीर की लेडीज के लिए था, और यही एक बहुत बड़ा कदम था। तो मैं समझता हूँ उन्होंने तो इनको हक दिए, और बहुत सारे लोगों ने उस वक्त जो प्रॉपर्टी थी अपनी बहनें, अपनी बीवी, अपनी माओ के नाम खरीदने शुरू की, क्योंकि सरकार का पैसा उनका पैसा बचता था। तो मैं समझता हूँ कि ये तो उन्होंने बहुत बड़ा हक जो है उनको दिया था। तो ये एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है जो सही नहीं है, जो गलत बात। सर, महबूबा मुफ्ती जी का कहना था कि अगर 370 को तोड़ा गया तो कश्मीर वादी में तिरंगा उठाने वाला कोई हाथ नहीं होगा, बट 370 टूटने के बाद कश्मीर में मैक्सिमम लोगों ने तिरंगा उठाया और इंडिपेंडेंस डे का जश्न भी मनाया। इसको आपकी पार्टी कैसे देखती है? देखिए, आपके सवाल में उसका जवाब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जी, अगर वो कहते हैं कि तिरंगा पहली बार फहराया गया कश्मीर में, तो इससे पहले कौन सा झंडा था? अगर भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती है आज कि 370 से पहले, फिर बताइए कौन सा झंडा था वहां? भारतीय जनता पार्टी 4 साल उस सरकार में शामिल थी, तो ये किस झंडे की सलामी ले रहे थे? ये किस झंडे के साथ? महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा है उसको पहले थोड़ा आप समझिए। उन्होंने कहा कि जो मेरा झंडा था, जो आर्टिकल 370 था, वो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, हमें किसी बार ने कुछ नहीं दिया, हमने भारत से लेना है जो लेना है। उन्होंने ये बात कही कि पहले मेरा झंडा उठा दीजिए, मेरा झंडा, मेरी रियासत का जो झंडा है, जो महाराजा हरि सिंह के टाइम से झंडा चलता आ रहा है, उन्होंने कहा कि ये मेरा झंडा मुझे वापस दे दीजिए, उसके बाद हम ये तिरंगा भी हमारा है। और दूसरी बात इसमें है कि आज आप कह रहे हैं कि कश्मीर के हालात, आप मुझे बताइए, पूरी कश्मीर की लीडरशिप को जेलों में डाल के, पूरे कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियों को इलीगल अरेस्ट करके, उनके ऊपर पीएसए लगा के आपने 5 अगस्त 2019 को ये एक कदम उठाया है। अगर वाकया वो जम्मू कश्मीर के भले के लिए कदम था, तो लोगों को जेलों में क्यों कर रही हो? आज कश्मीर की हालात आप देख लीजिए, आज कश्मीर किस साइड जा रहा है। आज पिछले 2 दिन पहले एक लेडी हमारी प्रिंसिपल थी वहां, सतिंदर कौर, दिन दिहाड़े, मैं कहता हूं कि एक लेडी प्रिंसिपल और एक दूसरे हमारे टीचर थे जम्मू से थे, जो वो मेहरा साहब, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और कश्मीर शहर में ये काम होता है। अगर वाकया कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक था, तो ये मिलिटेंसी एक्टिविटी बढ़ क्यों रही है? अगर वाकया में कश्मीर सब ठीक है, अगर वाकया में कश्मीर के
लोगों को इसकी मतलब मिलिटेंसी खत्म कर दी गई आपने, आप कश्मीर के लोगों को कहते हो कि हमने मिलिटेंसी खत्म की, तो ये हालात क्यों बन रहे हैं आज? आज सिविलियन किलिंग हो रही है, किसी गोलगप्पे वाले को मार दिया जी जाता है जो बेचारा बच्चे पालने के लिए जी बिहार से आया था। तो ये जो जी आपने जो बात की है कि जी आर्टिकल जी 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था, और हमारा पूरा मानना है कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन हम जी उसको वापस लेंगे, चाहे उसके लिए हमें टाइम थोड़ा जदोजहद करनी पड़े। जी सर, 5 अगस्त 2019 से पहले और बाद के जम्मू कश्मीर में आप कैसे डिफरेंस देखते हैं, डिटेल्स में बताएं। हाँ जी, मैं उसका डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। 5 अगस्त जी 2019 को जब पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी ने ये जी एक 370 को जब वालिश किया, तो तब होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कुछ बातें की थी, मैं तो आपको याद करा। उन्होंने कहा जी था, उनकी ऑन द रिकॉर्ड स्पीच थी वहां, उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री नहीं आ रही, 370 की वजह में जी डेवलपमेंट नहीं हो रही और नौजवानों के लिए पैकेज नहीं आ रहा। आज 3 साल जी के लगभग अरसा होने को आया है, ना तो जी कोई हमें पैकेज जो एम्प्लॉयमेंट का नजर आया, ना कोई डेवलपमेंट के जी फ्लड गेट खुले हैं, ना तो हमें कोई ऐसी चीज वहां पर नजर आई है कि जैसे जी उन्होंने कहा जी था जी यहाँ नौजवानों को रोजगार देंगे। हाँ, 370 जी टूटने के बाद मैं आपको 2-3 मेन चीजें बताता हूँ जो हमें जम्मू के लोगों के साथ हुई। आज मैं जम्मू की बात करूँ, जी हमारे रेत बजरी का कारोबार बाहर के लोगों को बेच दिया, 400 करोड़ जी रुपए बिल्कुल किसी कंपनी से लेके जम्मू की रेत बजरी बाहर के लोगों को बेची गई। 1500 रुपए की ट्राली आज 5000 में बिक रही है, 3500 रुपए ट्राली सरकार और उनके नुमाइंदे खा रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर में बदलाव आया। जो काम हम जी करते थे, हमारे लोकल लोग करते थे, वो बाहर के लोगों को बेचा गया, ये जम्मू कश्मीर में बदलाव आया। जम्मू कश्मीर की नौकरी बाहर के नौजवान को बेची जा रही है, ये बदलाव आया। जम्मू कश्मीर का रिसोर्सेज बाहर के लोगों को बेचा गया। ये बेचारे जो वाइन ट्रेडर थे, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे, जिनको इलेक्शन में फंड भी जी देते थे, 1000 फैमिली के रातों रात लाइसेंस छीने गए और सब बाहर के लोगों को दे दिए गए। ये है जम्मू कश्मीर में बदलाव। आप एक बात, मैं एक बात आपके माध्यम से और यहाँ कहना चाहता हूँ। शिवराज सिंह चौहान साहब, जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कहते हैं कि मैं असेंबली में कानून लाने जा रहा हूँ, लॉ बनाने जा रहा हूँ कि जितनी भी सरकारी नौकरियां होगी वो मध्य प्रदेश के बॉर्न सिटीजन को मिलेंगी। भाई वहां जी भारतीय बिल्कुल जनता पार्टी तो कर रही है, वो ठीक है। हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी थी, जो महाराजा हरि सिंह ने हमें दी थी, और महाराजा हरि सिंह के एफर्ट से हमें मिली थी, और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ने हमें दी थी, वो हमसे भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली। तो वहां हम कहते हैं, जी लगाना चाहते हैं। यहां से नजर आता है ना कि 370 टूटने के बाद हमारे साथ कितना बड़ा जुल्म, हमारे साथ कितना बड़ा धोखा, और हमारी डोगरा आइडेंटिटी को खत्म करने की साजिश थी, जो भारतीय जनता पार्टी अपनी साजिश को आगे मतलब कामयाब करने पर तुली हुई है। ये है 370 टूटने के बाद जम्मू के डोगरों का जो कल्चर है वो खत्म हो गया, जम्मू के रिसोर्सेज खत्म हो गए, जम्मू का कारोबार खत्म हो गया। ये चेंजेस मुझे आज नजर आ रही है। सर, ये जो आपने अभी बेरोजगारी की बात की, बेरोजगारी जेकेयूटी में चरम सीमा पर है, इसको लेकर आपकी पार्टी की क्या विचारधारा है? अगर आपकी पार्टी सरकार में आती है तो इसको लेकर कैसे काम करेगी? देखिए, ऐसे है कि इस वक्त बेरोजगारी 18% है, मतलब 100 में से 18 लोग बेरोजगार हैं, और बढ़ती जा रही है। ये नहीं कि कम हो रही है, बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है। अगर भाई, मैंने जब इन्होंने स्टेट से यूटी बनाई, जब महाराजा जी साहब की रियासत को तोड़ा, तो इन्होंने तो कहा कि हम जम्मू कश्मीर में एक जी नया चैप्टर लिखने जा रहे हैं। भाई अगर इनका ये नया चैप्टर था, हमें तो पुराना चैप्टर ही वापस दे दो, हमें तो वही अच्छा। आपने जी बेरोजगारी की बात की, आपको याद होगा जब 2002 में मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, तो एक रहबर तलीम पॉलिसी आई थी। सरकार जी ने लोगों के घर पे जाके दस्तक दे के, दरवाजे खड़का के कहा था, आपका बेटा इस पंचायत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये नौकरी आपके लिए है। वो होती है गुड जी गवर्नेंस, उसको कहते हैं गवर्नमेंट एट द डोर स्टेप। अगर जी उस वक्त बिना सिफारिश के हजारों नौजवान जो है रहबर तलीम के तहत टीचर लगे, आज वो अपने घर बार चला रहे हो, आज वो स्कूल चला रहे हैं, बच्चे उनसे तालीम हासिल कर रहे हैं। इसी तरह एक रहबर ज़राअत पॉलिसी बनाई गई, उसमें भी जो बीएससी उस वक्त करके आए थे, बीएससी फॉरेस्ट लोग, हमारे लड़के बाहर से, उनको भी आस्ता आस्ता करके एडजस्ट किया गया। इसको कहते हैं बेरोजगारी को खत्म करने की पॉलिसी। पीडीपी ने तो करके जी दिखाया है। आप कहते हैं कि आगे करेंगे, हमने करके दिखाया है कि हमने हकदार को हक दिया, और रोजगार, हम सरकारी नौकरी हर एक को नहीं दे सकते, लेकिन रोजगार के जी साधन हमने उनको मुहैया कराए। भारतीय जनता पार्टी ने तो पिछले 3 साल से मुंगेरी लाल के सीन सपने इनको दिखाए कि किसी को कहा कि पीएचडी करके एक योजना लाए, पकौड़ा योजना। इन्होंने कहा जी आप जी लोगों को रेडी चलाओ और पकौड़े तलो। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई स्टेप नहीं है, इनके पास कोई सोच ही नहीं है। इनके पास सिर्फ एक काम है कि जम्मू के रिसोर्सेज को बाहर के लोगों को बेचना, और जम्मू कश्मीर को बाहर बेच के
अपनी पार्टी के लिए फायदा बनाना है, लेकिन जम्मू के लोगों की दुख दर्द। तो दरबार मूव की प्रथा अब खत्म हो गई है, स्टेट एक्सचेकर का काफी पैसा सेव होगा, आप इस चेंज को कैसे देखते हैं? देखिए, दरबार मूव जो था, ये एक बहुत पुरानी, मेरा ख्याल 100-150 साल पुरानी ये परंपरा है, सदियों पुरानी परंपरा जो चली है, और महाराजा साहब के टाइम पे। दरबार मूव सिर्फ एक, ये बात मानिए कि सरकारी दफ्तर श्रीनगर से जम्मू चले गए या जम्मू से श्रीनगर चले। आज आप जाइए रघुनाथ बाजार में, पुरानी मंडी में, कनक मंडी में, आज ट्रेडर एसोसिएशन, आज व्यापारी सड़कों पर धरने पे दे रहे हैं। वो किस लिए दे रहे हैं? और ये वो व्यापारी है जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर, जो भारतीय जनता पार्टी की वोट भी देते थे, सपोर्ट भी करते थे, और इनको फाइनेंशियली भी मदद करते थे इनके कैंडिडेट। दरबार मूव होने की वजह से 3-4 महीने कश्मीर जो है बिल्कुल बंद रहता है, ड्यू टू क्लाइमेटिकली चेंज। वहां बर्फ पड़ती है, वह बंद रहता है 3-4 महीने, सारा कश्मीर जो जम्मू आता, यहाँ पर खरीदारी होती थी, जहां पर बिजनेस चलता था, और वो जब दुकानदारों से सामान खरीदे, यहाँ की इकॉनमी को बूस्ट अप मिलता था। और सबसे बड़ी बात है कि दरबार मूव एक ब्रदरहुड बहुत ज्यादा जरूरी था। जम्मू के लोग कश्मीर जाते थे, कश्मीर के लोग जम्मू आते थे, आपस में कल्चर आदान प्रदान होता था, आपस में भाईचारक साझ और मजबूत होती थी, ख्यालात एक दूसरे से मिलते थे। जो आज आपने खाई बना दी है, इसको कश्मीरी कर दिया, इसको जम्मू वाला कर दिया। आप मुझे बताइए कि जम्मू का ट्रेडर वो तो पाकिस्तानी नहीं है ना, जो जम्मू का रहने वाला ट्रेडर है, व्यापारी है, आज वो सड़कों पर क्यों? आज क्यों चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाले सड़कों पर हैं? आज क्यों पुरानी मंडी ट्रेडर एसोसिएशन सड़क पर धरना दे रही है? वो कहते हैं कि दरबार मूव चालू रहना चाहिए। दरबार मूव महाराजा साहब ने बनाया था। हमारी तो ये बात सुनेंगे नहीं, महाराजा कश्मीरी नहीं था, महाराजा साहब जम्मू से था। दरबार मूव की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की थी, और दरबार मूव एक ऐसी प्रक्रिया थी कि जिससे दोनों रीजनों में आपसी जो खचाखची का माहौल था वो कम होता था, और लोग एक दूसरे के पास आ जाते थे। व्यापार तो बढ़ता ही बढ़ता था, लेकिन मैं कहता हूँ एक भाईचारक साझ, एक ब्रदरहुड ज्यादा मजबूत होता था। तो इसके ऊपर अगर ये कहते हैं कि ये स्कैम है, तो भाई इस स्कैम को बाहर आना चाहिए। फिर दरबार मूव में कौन सा स्कैम, मुझे बताइए, दरबार मूव में कौन सा स्कैम है? गाड़ियां तो सरकार की लगती थी, सरकार की गाड़ी करती। तो ये एक परंपरा जो महाराजा साहब के टाइम से चली आ रही थी, इसको बंद नहीं किया जाना चाहिए। ये दोनों खित्तों की इकॉनमी के लिए भी अच्छी है दरबार मूव, और हमारी भाईचारक साझ और हमारा जो ब्रदरहुड है वो भी आगे ज्यादा बढ़ेगा। तो दरबार मूव को उसी तरह से चालू रखना चाहिए। ओके सर। सर, जम्मू और कश्मीर दोनों अब स्मार्ट सिटीज बन गई हैं, क्या चेंजेस हुई हैं, और कैसे चेंजेस आपकी पार्टी चाहती है इन स्मार्ट सिटीज में? देखिए, जम्मू स्मार्ट सिटी की अगर मैं बात करूं तो जम्मू की स्मार्ट सिटी सिर्फ बोर्डों तक ही बन गई है। जो सड़क पर साइन बोर्ड लगे हैं ना, सिर्फ वही स्मार्ट सिटी है। बाकी कौन सी जहां बदलाव हुआ है? आज भी लोग पीने वाले पानी के लिए तरस रहे हैं। आज भी मैं एक जगह मीटिंग करके आया हूँ, आज भी लोग सड़कों पर बैठे हैं, वो कहते हैं हमारी गली नहीं बनती, हमारी नाली नहीं बनती। ये रोज कहते हैं हमें करोड़ों रुपया फंड आ रहा है, हमें समझ नहीं आती वो फंड जा कहाँ रहा है, कौन सी। सर वही चीज, अगर वो फंड आ रहा है तो फंड जा कहाँ रहा है? वो जो हमें क्या पता है वो फंड कहाँ जा रहा है? ये तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बताए, ये तो म्युनिसिपल कमिश्नर बताए, मेयर ऑफ जम्मू सिटी बताए। वो तो 2031 में जम्मू में बर्फ पड़वाने वाले हैं मेयर जम्मू के। आपने भी देखा होगा, वो कहते हैं 2031 में बर्फ पड़ेगी। ओ भाई, बर्फ नहीं पड़वाओ, 1 घंटा बारिश पड़ती है तो पानी लोगों के घरों में चला जाता है। ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, कहाँ से लाएंगे स्मार्ट सिटी? पहले जो इनके पास गलियां नाली है उसको रिपेयर कर लें, जो सड़कें हैं उनको बना लीजिए। मैंने तो एक भी गली का काम जम्मू शहर में लगते नहीं देखा, मैंने किसी गली में टाइल पड़ते नहीं देखी, कहीं नाली बनते नहीं देखी। स्मार्ट सिटी मैंने देखी है सिर्फ साइन बोर्ड, वो जम्मू शहर में लगा दिए सारे। वो शायद किसी कंपनी को काम शाम दिया होगा, तो कंपनी इनके चहेतों की होगी, तो वो हमने एक देखा, बाकी ग्राउंड पर तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं इनसे अपील करना चाहता हूँ कि जो मंगेरी लाल के सीन्स अपने आपने लोगों को दिखाए थे, भाई ज्यादा ना सही 10% ही उसके ऊपर काम करो। अगर आप कहते हो हमें करोड़ों रुपया फंड आ रहा है, तो उस फंड को सड़क पे नजर आना चाहिए, सड़क पे लगना चाहिए, लोगों की सहूलियत के लिए काम की जानी चाहिए। आज सीवरेज की परेशानी है, आज नाली की परेशानी है, गली की परेशानी है, उसके ऊपर तो म्यूनसिपलिटी बात नहीं करती। म्यूनसिपलिटी घुसी है लोगों के घर में ये देखने के लिए कि कौन से पतीले में क्या पक रहा है, आज कोई कौन सी खाना बनाएगा, आज कौन सा खाना नहीं बनाएगा, ये तो मेयर साहब काम कर रहे हैं। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है विद ड्यू रिस्पेक्ट कि मेयर साहब जो लोगों की मुश्किल आते हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए, डेवलपमेंट करिए जम्मू शहर से, जिसके लिए आपको लोगों ने चुन के भेजा है। जी सर। सर, जेकेयूटी को लेकर आपकी पार्टी की सोच और फ्यूचर एजेंडा क्या है? देखिए, ऐसे है कि हमने पहले ही कहा है, हमारी पार्टी का कोर एजेंडा है कि हम 5 अगस्त 2019 से पहले वाली सिचुएशन मांगते हैं।
जो हमारा जी 370-35 और स्टेट विद स्पेशल स्टेटस, और ले भी हमारा हिस्सा था। जेके यूटी तो जी हम लोगों के लिए एक दिन दिहाड़े ढाका है, जम्मू के लोगों के लिए। हमारा डोगरा कल्चर खत्म किया जा रहा है। मुझे बताइए, आज तक हमने सुना था कि यूटी से स्टेटें बनती है? ये पहली बार हमने जी सुना कि स्टेट से यूटी बना दी। पहले ये स्टेट जी विद स्पेशल स्टेटस, उसके 2 टुकड़े कर दिए गए, फिर उसको यूटी में तब्दील कर दिया गया, अब इससे नीचे म्युनिसिपलिटी बनाना है हमें। तो यूटी तो एक हमारे लिए गाल है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए गाली है यूटी, जम्मू के लोगों के लिए। ये महाराजा साहब की जी रियासत थी। इस रियासत को उन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो यूटी तो हमें, जी हम तो यूटी कहते भी शर्म आती है। हम कहते हैं कि जी 5 अगस्त 2019 से पहले वाली पोजीशन बहाल की जानी चाहिए, 370 जी होनी चाहिए, और हमारी जो जी रियासत स्टेट विद स्पेशल स्टेटस, उसकी बहाली होनी चाहिए। तो यूटी तो हमारी डिक्शनरी में लफ्ज ही नहीं है। जी सर। सर, किसान आंदोलन के बारे में आपके क्या व्यूज हैं? इस आंदोलन में जो घटनाएं हो रही हैं, उसके बारे में आपके या आपकी पार्टी के क्या विचार हैं? लाइक लखीमपुर इंसिडेंट, करनाल इंसिडेंट, एटसेट्रा। देखिए, ऐसे है कि जो किसान आंदोलन है, जी मेरी तो चलो लाइफ छोटी है, मैंने ज्यादा नहीं, मैंने बुजुर्गों से भी सुना है। कहते हैं कि जी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद, आजादी के आंदोलन के बाद, ये सबसे पवित्र आंदोलन है कि 9 महीने जी 10 महीने से किसान सड़कों पर हैं। लखीमपुर में जो यूपी के जो एमपी थे, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं होम डिपार्टमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके बेटे ने जो जी किया, उससे पहले तक कि एक भी किसी की दुकान का शटर नहीं टूटा है, किसी की गाड़ी बिल्कुल। का शीशा नहीं टूटा है। ये 10 महीने में पहली बार हमने देखा है कि 10 महीने पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। तो मैं तो इसको एक जी शांतमयी, क्या, मैं तो इसको पवित्र आंदोलन मानता हूँ। यहाँ एक दिन के लिए बिल्कुल। हड़ताल की जाती है जनाब, लोगों की गाड़ियां फूक दी जाती है, यहाँ लोगों की दुकानें लूट दी जाती है, लोगों की माँ बहनों के साथ गलत काम किए जाते हैं, जो आपने देखा होगा कि पहले जो एजुटेशन में चला है। लेकिन एक ऐसी जी एजुटेशन, पवित्र एजुटेशन इसलिए कहता हूँ, जो लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी ने गुंडा राज का मतलब नंगा नाच वहां नचाया, हवानियत का, मैं समझता हूं कि ये जी इस अदालत, क्या ऊपर वाले की अदालत से भी कोई बच नहीं सकती। और जो लखीमपुर में घटना घटी है, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये कहता है, 27 तारीख को बयान देता है कि अगर मेरे इलाके में किसी किसान ने प्रोटेस्ट किया तो मैं इनको 84 याद करा दूंगा। शर्म आनी चाहिए, मैं जी कहता हूँ यूनियन गवर्नमेंट। इन्होंने क्यों नहीं अभी तक उसको कैबिनेट से बाहर किया? और 3 तारीख को वो कारनामा करता है। मैं तो कहता हूँ ठीक है, उसका बेटा सरेंडर हो गया या अरेस्ट हो गया है, वो जो उनके पिताजी जो मिनिस्टर हैं मोदी गवर्नमेंट में, उनको जल्द से जल्द ओहदे से बर्खास्त किया जाना चाहिए, और उनकी कॉन्स्पिरेसी की जांच की जानी चाहिए। उनको इस 2020 के तहत पता करना चाहिए क्या इसके पीछे उन्हीं का दिमाग है या कौन लोग हैं। तो लखीमपुर की जो घटना है, मैं कहता जी हूँ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। वहां बिल्कुल। इंसानियत का कत्ल हुआ है, वहां भगवान अल्लाह वाहिगुरु का कत्ल करने की कोशिश की गई है। एक जी अन्नदाता सड़क पर बैठा है अपने बच्चों को लेके, यही हमें काले कानून नहीं चाहिए, हमें इनको जो वापस कर दो। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकत के नशे में चूर है कि उनके ऊपर जीप चढ़ा दी। तो भाई कितने लोग मारोगे आप? 2 4 10 20 50 100? ये तो एक को मारोगे, 1,000 किसान और पैदा होगा। मैं आज आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, भाई होश में आओ, होश से काम लो, दिमाग से काम लो। ये अन्नदाता है, ये किसान है, ये कभी भी नहीं ऐसी इन चीजों से कभी पीछे हटने वाला नहीं है। इनसे बात करो, और बिल्कुल। जो आपके मिनिस्टर ने किया है उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई बना के उसको, दोषी को सलाखों के पीछे करो, और मिनिस्टर को भी करो, उनके खिलाफ मुकदमा चलाओ। अगर वो दोषी है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, मेरी ये डिमांड है। कड़ी से कि कड़ी सजा। आपको कड़ी से, आपको किसने हक दिया है किसी माँ का बच्चा उससे छीनने? आपको किसने हक दिया है? यहाँ पर तो अपोजिशन करना, अगर मुझे कोई चीज नहीं मंजूर है तो मेरा फंडामेंटल राइट है उसको प्रोटेस्ट करना, उसके खिलाफ आवाज उठानी। जी तो ये कौन सा तरीका है? मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को अपनी इन चीजों को समझना चाहिए कि जो ये जो कर रहे हैं, इससे देश का नुकसान होगा। अन्नदाता को आप ऐसे सड़कों पर जलील मत कीजिए। वो अन्नदाता जो आप, हमारे पूरे मुल्क का पेट भरता है खाने के साथ, तो ऐसे अन्नदाता को नहीं किया जाना चाहिए। और हम इस किसान आंदोलन में हम किसानों के साथ हैं। हमें सड़कों पर भी आना, पहले भी आते हैं, अब भी आते हैं। और लखीमपुर जैसी घटना के ऊपर मोदी सरकार को तुरंत उस मिनिस्टर को बर्खास्त किया जाना चाहिए, और जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करके, फिर इन्वेस्टिगेशन करके, उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको सलाखों के पीछे किया जाना चाहिए। बिल्कुल सर। सर, वैसे तो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज मैक्सिमम जम्मू विरोधी रही हैं, बट पीडीपी बहुत ज्यादा रही है, जिसका प्रूफ जम्मू टूरिज्म सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स के रूप में था। आपको क्या लगता है, इस एजेंडे से पीडीपी जम्मू डिवीजन में दोबारा आ सकती है? क्योंकि वोटर्स अब पहले से ज्यादा समझदार हो गया है। देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वोटर पहले से ज्यादा समझदार हो गए।
वो पहली वाली बातों में नहीं आएगा। भारतीय जब बिल्कुल। पीडीपी ने सरकार 2014 में बनाई थी तो जम्मू सूबे ने एक ही पार्टी को मैंडेट दिया था, भारतीय जनता पार्टी। यहां से 25 एमएलए उनके जिताए थे। तो कश्मीर में से पीडीपी को मैंडेट मिला। मुफ्ती साहब ने पार्टी पॉलिटिक्स लाइन से दूर हटके अपनी पार्टी की परवाह नहीं की, लेकिन जम्मू के मैंडेट की कदर करते हुए सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ बनाई। सरकार तो कांग्रेस के साथ भी बन सकती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी बन सकती थी, लेकिन मुफ्ती साहब ने कहा कि नहीं, जम्मू की एक पूरी कम्युनिटी ने जम्मू की एक पार्टी को अपना मैंडेट दिया है, जम्मू सूबे पूरे ने, उसकी आवाज को हम दबा नहीं सकते। तो 4 साल भारतीय जनता पार्टी जम्मू को रिप्रेजेंट करती थी कैबिनेट में। जिस इस सरकार की जो ये जो कोलिशन सरकार थी, जम्मू को रिप्रेजेंट करती। अगर जम्मू, और टूरिज्म डिपार्टमेंट भी इनके पास था, मैडम प्रिया सेठी जी एमओएस टूरिज्म थे, जम्मू के होली सोली इंचार्ज थे। ये तो उनसे पूछना चाहिए भी आप 4 साल वहां करते क्या रहे, आप 4 साल करते क्या रहे, आपने 4 साल जम्मू के टूरिस्ट को डेवलपमेंट क्यों नहीं कराई। ये नेग्लेक्ट किया गया। मैं कहता हूं अगर निगलेक्ट कर रहे थे तो 6 महीने से सरकार छोड़ के बाहर आ जाते। ये 4 साल उस सरकार में करते क्या रहे, मैं आप ही की बात मानता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना पड़ेगा जम्मू कश्मीर, जम्मू के लोगों को खास तौर पे। अगर आपके पास ताकत थी, आप मिनिस्टर थे, आप कैबिनेट में शामिल थे, सरकार आपकी थी, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो आप क्यों नहीं आर्टिफिशियल लेक बना पाए, आप क्यों नहीं चंद्रकोटली पिकनिक स्पॉट आप डेवलप कर पाए, आप क्यों नहीं सनासर को डेवलप कर पाए, सनासर के लिए अप्रोच रोड नहीं दे पाए। आज भी सनासर जो जाता है जम्मू से कोई वहां पिकनिक स्पॉट पे, तो जब वापस आता है 4 दिन वो बेड से नहीं उठता, बेड रोड की इतनी बुरी हालत है, वो 4 दिन अपने बेड से नहीं उठ सकता, उसको कमर में दर्द हो जाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है। अगर भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूँ जो उनके मिनिस्टर रहे, एमओएस टूरिज्म रहे, टूरिज्म डिपार्टमेंट उनके पास, आप जम्मू के इंचार्ज थे, आप करते क्या रहे वहां। ये भारतीय जनता पार्टी को सवाल पूछना चाहिए कि भाई अब लोग समझदार हो गए हैं, अब लोग भारतीय जनता पार्टी की बातों में आने वाले नहीं है। ये तो प्रिया सेठी मैडम जी को बोलना चाहिए, कविंद्र गुप्ता साहब को बोलना चाहिए, निर्मल सिंह जी को बताना चाहिए आगे भी, आप क्यों नहीं 4 साल जम्मू की टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप कर पाए। इसके ऊपर उनकी जवाबदेही बनती है। तो मैं समझता हूँ कि आपने ठीक कहा कि अब वोटर सियाना हो चुका है, अब भारतीय जनता पार्टी की बातों में आने वाला वो नहीं। सर, जम्मू के सोशल एक्टिविस्ट ने जम्मू के पीडीपी ऑफिस पर तिरंगा झंडा फहराया, जिस पर काफी बवाल हुआ। क्या ये बवाल जरूरी था आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए ऐसे है कि हमने तो कोई बवाल मचाया नहीं, हमारे ऑफिस के बाहर आज भी तिरंगा लगा है, गांधीनगर में देख लीजिए जाके। ये बवाल मचाने वाले भी वही लोग थे, वो पेड़ लोग थे जो आते हैं, बवाल मचाते हैं, मीडिया साथ लाते हैं, बात करके चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप ही के माध्यम से मैं पूछूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस में तिरंगा लगा है? कल आप जाके देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस में तिरंगा लगा है? कभी नहीं लगा है। जिस पार्टी ने 52 साल अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा चढ़ाया ही नहीं, आज वो कहते हैं हिंदुस्तान हमारा, बाकी सब लोग यहाँ से बात। हम ये कहना चाहते हैं कि तिरंगा दिल में बसता है। इस तिरंगे को कश्मीर में उठाने के लिए पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बहुत सारी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टियां ने कुर्बानियां दी हैं, अपने वर्करों की शहादत हुई। उसके बाद ये तिरंगा, मुफ्ती साहब 30 साल पीसीसी प्रेसिडेंट रहे, वो कौन सा झंडा उठाते थे? जब महबूबा जी 4 साल चीफ मिनिस्टर रही, वो कौन से झंडे के नीचे काम करते थे, वो किस आइन की कसम करते थे? और जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, जब केंद्रीय मंत्री थे, जब होम मिनिस्टर थे, वो कौन सा झंडा उठाते थे? तो ये झंडा दिल में होता है, झंडे का सत्कार दिल में है। बाकी यहाँ इस देश में तो इस वक्त ये बात की जा रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी को अफसोस करेगा वो देशद्रोही। आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी होगा। जो किसानों के हक की बात करेगा वो देशद्रोही है। जो भारतीय जनता पार्टी, जो हम कहें, अगर मैं कहूंगा आपने रेत बजरी बाहर बेची, ये पाकिस्तानी है। मैं कहूंगा आपने शराब का कारोबार बाहर के लोगों से, ये देशद्रोही है। भाई सारे देशद्रोही हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी देश हक में है। क्या देश इनकी जर खरीद है? देश मेरा भी उतना जितना नरेंद्र मोदी साहब का, जितना अमित शाह साहब का, जितना आपका है, जितना पूरे जम्मू वासियों का, देश सबका बराबर है। तो ये कौन होते हैं किसी को सर्टिफिकेट देने वाले? तो जो आपने तिरंगे की बात की, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी आन है। इस तिरंगे के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां की हैं। तिरंगा हमारे साथ रहेगा। महबूबा जी, इस तिरंगे को कोई खिलाफ है। हमारे पार्टी ऑफिस में आज भी तिरंगा लगा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में तिरंगा है? अभी उनके ऑफिस में कोई लाइव करा के देख लीजिए, अपना कैमरामैन भेज के, उनके ऑफिस में तिरंगा नहीं लगा हुआ। वो सिर्फ क्या है, लोगों को उपदेश देते हैं। उनके अपने घर में क्या है उनको पता ही नहीं है। तो ये जो कुछ लोग होते हैं वो बातें करते हैं, वो आते हैं चले जाते हैं, मीडिया साथ लेके आते हैं। तो उन्होंने 2, 4, 5 दिन न्यूज बनानी थी, उसके बाद वो चले गए, फिर वो नजर ही नहीं आए। साल ही हो गया, आपको कहीं नजर आए? मुझे तो कहीं नहीं नजर आए। तो हम तो फिर भी लोगों के पास हैं, लोगों के साथ ही हैं। तो तिरंगा कोई इश्यू नहीं है, तिरंगा हमारी आन है, शान है। तो आज भी हमारे पार्टी ऑफिस में तिरंगा लगा हुआ है।
सर डिलिमिटेशन के आगे आपकी पार्टी ने क्या सजेशंस रखी? देखिए ऐसे है कि डिलिमिटेशन कमीशन को हम मिलने नहीं गए थे। हमने उनको एक लेटर लिख के दे दिया कि ये लोगों को आई वॉश करने की कोशिश की जा रही है, तो हम उनसे मिले नहीं, तो उनसे बात क्या करनी है क्या नहीं करनी है। तो डिलिमिटेशन कमीशन पर हमारी पार्टी ने बिल्कुल स्टैंड क्लियर है, हमने उनको लेटर दे दी थी, हमने उनसे कोई बात नहीं। ओके सर, क्या आप पीडीपी का जम्मू में आधार रख सकते हैं आने वाली फ्यूचर इलेक्शंस में? देखिए ऐसे है कि पिछले इलेक्शन में भी हमने 3 सीट जम्मू खिते से जीती थी। पुंछ, मेंढर और पुंछ, द्राल और रजौरी, तीनों सीटें हमने जीती। मेंढर हम थोड़े से वोटों से हार गए। हमने हार्ट ऑफ द सिटी जम्मू गांधीनगर से 10,000 वोट लिया। हम आरएसपुरा से हमने 14,000 वोट लिया, हम सेकंड नंबर पर रहे थे। बिश्नाह में हमने 10,000 9,000 वोट लिया। सुचेतगढ़ से हमने 8,000 वोट लिया। जम्मू ईस्ट जैसी सीट से हमने 4,000 वोट लिया। तो ये जनदारी था ना, लोगों ने वोट डाले ना, हमारे पास तो कोई था नहीं ना ऐसा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास था, हमारे पास तो कुछ नहीं था। लेकिन उसके बावजूद आपकी गांधीनगर सीट से हमने 10,000 वोट लिया। तो जनदार जम्मू में पीडीपी का पहले ही बना हुआ है, सिर्फ उसको आगे ले जाने की जरूरत है, जो हम कोशिश करेंगे उसको वो आप काफी आगे ले जाएंगे। सर आगे और कितनी सीट्स की उम्मीद रखते हैं आप देखिए हम तो जम्मू कोशिश डिवीजन करेंगे से? लोगों को, देखिए ऐसे है कि हम कोशिश करेंगे लोगों के पास जाएंगे, जनता जनार्दन है, फैसला लोगों का है। हम अपने पॉलिसी प्रोग्राम लेके उनके पास जाएंगे कि हम देखिए एक बात सीधी सी, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमें फक्र, हम ऐसी जी लीडर की क्यादत में काम करते हैं जो कश्मीर में भी वही बात कहती है, जम्मू में भी कहती है, और दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अंदर मीटिंग बुलाती है, वहां भी हमारा स्टैंड एक ही है। तो हम अपने स्टैंड पे खड़े लोग, हम अपनी पॉलिसी लोगों के पास लेके जाएंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जम्मू के लोग हमारी बातों को समझेंगे कि हम जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है, वो हमें मौका जरूर देंगे। आपकी पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा जम्मू डिवीजन को लेके? देखिए हमारी पार्टी का बिल्कुल क्लियर एजेंडा है। हम तो, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जो हम कश्मीर में कहते हैं वही जम्मू में कहते हैं। सबसे बड़ी बात है डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट, नौजवान, जी और सबसे बड़ी बात है बॉर्डर का शांत रहना, जी खुशहाली, अमन और भाईचारा रहना। बॉर्डर, अगर बॉर्डर पर बैठा बुजुर्ग नौजवान किसी दुविधा में है, तो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, रियासत कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। हमारा ये है कि जम्मू के बॉर्डर को शांत रहना, उसके लिए पाकिस्तान से बातचीत करनी जरूरी है, जैसे आज चल रहा है। और दूसरा, जो जी जम्मू की इंप्लॉयमेंट है, जम्मू के नौजवान का हक है, जो बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, जो हमारी जी नौकरी बाहर के लोगों को बेची जा रही है, रिसोर्सेज, उनके ऊपर हम जी डट के कार्रवाई करेंगे। और मेरी लोगों के आपके माध्यम से ये अपील है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों को समझो। ये हाथी के दांत हैं, खाने के और दिखाने के और हैं। इनसे समझो, इनसे बचो। और ये जो यहाँ बैठ के कहते हैं ना चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं करनी, वो उसको अपना भी नहीं पता उसके साथ क्या है क्या नहीं है। तो मैं ये लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इन लोगों की चालों से बाहर आ जाइए और अपने आप को ये पहचानिए कि जम्मू हमारा है, हम जम्मू को बिकने नहीं देंगे। जम्मू में जो हमारे साथ डोगरा कल्चर को खत्म करने की कोशिश है वो नहीं करने देंगे। उसके लिए कोई भी कुर्बानी करनी पड़े, सब लोगों को डट के उसका मुकाबला करना चाहिए। सर, आप जम्मू के लोगों को कैसे प्रेरित करेंगे कि वो पीडीपी को वोट दें? कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि हम अपनी पॉलिसी जी प्रोग्राम है जो उनके लोगों के पास लेके जाएंगे। हमारे पास यूथ के लिए एम्पावर है, एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है। मुझे आप बताइए कि आज भारतीय जनता पार्टी की एलजी की गवर्नमेंट में पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 92% मार्क्स लेकर भी लोग, बच्चे यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें बिल्कुल एडमिशन दे दो पढ़ने के लिए। वो कहते थे मैं पढ़ने के लिए एडमिशन दे दो, नौकरी नहीं मांग रहे, रोजगार नहीं मांग रहे। तो ये इनको शर्म, लानत आनी, इनको शर्म आनी चाहिए। ये कहते हैं हम जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, रोजगार देंगे। ये इनका रोजगार, ये तो पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ये बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो ये बातें तो करते हैं बाकी मुल्कों की जाके, अपने मुल्क का इनको पता नहीं यहाँ हो क्या रहा है। सो मेरी लोगों से ये अपील है कि आप समझिए, रोजगार ये कहाँ से देंगे, ये तो पढ़ने नहीं दे रहे बच्चों को। सो इसलिए इन लोगों को, हमारे लोगों को समझना चाहिए, और समझने के बाद भारतीय जनता पार्टी की चालों से बाहर आना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है जब हमारी पार्टी का पॉलिसी प्रोग्राम लेके हम लोगों के पास जाएंगे, लोग हमें बातों को मानेंगे और हमें एक बार मौका वो जरूर देंगे। सोनू जी, अपना प्रीशियस टाइम चिट चैट शो को देने के लिए थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो बिफोर कंक्लूजन आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देंगे? देखिए मैं सबसे पहले तो व्यूवर्स को ये कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना जैसी महामारी से हम निकल के बाहर आए। तो जिन जिन घरों में इस कोरोना जैसी महामारी ने नुकसान पहुंचाया है, परमात्मा से जो दुआ करते हैं वो, जो भी जीव वो चला गया है, जहां भी है वो ठीक ठाक रहे। और जो पीछे जो उनकी फैमिली है, भगवान उनको सद्बुद्धि बख्शे, भगवान उनको ठीक ठाक और तंदुरुस्त रखे। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे लग के आपसी भाईचारा खत्म नहीं करना है।
हम जम्मू के वासी, कश्मीर के वासी, हमें सभी लोगों को एक अमन भाईचारे के साथ रहना है। हमने जैसे पहले रहते थे ब्रदरहुड में, ऐसे ही रहना है। इन लीडरों के चक्कर में हमने अपने आपसी रिश्ते खराब नहीं करने हैं, ये मेरा है। और झूठ को झूठ कहना है, सच को सच कहना है, और ये देखना है कि कौन आदमी हमारे हक में है और कौन आदमी हमारे हक में नहीं है। और ये जो बेड़े हैं जो हमारा नुकसान करना चाहती हैं, जो दलाल बन के काम कर रहे हैं बाहर के लोगों का, उनको पहचानना चाहिए और उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। मैं ये लास्ट में आपकी व्यूअर्स को कहना चाहता थैंक यू सो मच। हूँ। शुक्रिया। व्यूअर्स, चिट चैट शो में आज बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही किसी नई पर्सनालिटी से विद आवर शो चिट चैट विद दलजीत वजीर। देखते रहिए न्यूज रिव्यूज। जय हिंद, जय भारत।